एक पेज। जय भीम जी। सर रामफल जागड़ा जी हमारे साथ में है। सर, मनुवादी हमारे आंदोलनों में घुसकर उसको खराब करने की अपने हिसाब से डालने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मनुवादियों का इलाज करने के लिए तो बड़ा सरल सा आसान सा तरीका है। जब कहीं कोई मनुवादी मिले तो उसको आराम से शालीनता से पहले समझाएं। अगर फिर भी ना माने तो इसका तो इलाज हमारे पास तो आसान है। उसके ऊपर जो उसके खिलाफ कंप्लेंट दें और एक मुकदमा है उसके ऊपर दर्ज करवा दें। जी। क्या मुकदमे से तो डॉक्टर रितु सिंह भी जूझ रही हैं, उन्होंने भी कंप्लेंट डाल रखी है, चार्जशीट भी हो रखी है, लेकिन सविता राय को गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा। उसको तो बीजेपी सम्मानित करने पे लगी हुई है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसको सम्मानित करने के लिए क्या, उसको तो सम्मानित कर दिया है। और ऐसे ही मानसिकता के जो लोग हैं उसके लिए आज एक छोटा सा टेलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट पे, और वाइस चांसलर जी को यहाँ पे मिलने के लिए भी गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। तमाम इस देश के लोगों को, बहुजन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि हर दिन एट्रोसिटी क्यों होती है। जब थाने तहसीलों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी वही लोग बैठे हैं जो लगातार इस मनुवाद को, इस ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैंने ब्राह्मणवाद क्यों कहा है, क्योंकि हर चौक चौराहे पे जहाँ दलितों की बस्ती है और जहाँ पे ओबीसी के लोग रहते हैं उनके 10-10 कदमों पे मंदिर मिलेंगे। मैं इस देश की टॉपर यूनिवर्सिटी पे खड़ा हूँ आप लोगों के सामने, और मैं अभी 5 किलोमीटर का चक्कर लगा के आया हूँ। यहाँ पे कोई चर्च नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पढ़ने लिखने के हब है और यहाँ से पढ़ लिख करके लोग इस देश की बागडोर को संभालते हैं। इसका यही वायदा यही है कि वो लोग ब्राह्मणवाद की चपेट में हैं, इसीलिए उन लोगों के हौसले बुलंद हैं। कितना ही आप दलितों पे अत्याचार जुर्म कर लें, लेकिन जब तक हम यूनाइटेड होके उनको ललकारेंगे नहीं, उनको दबाएंगे नहीं, तब तक वो हमारी कॉलोनियों में, हमारे राज्य पे और हमारी ज़मीनों पर, शिक्षा पे तो उन्होंने कब्जा कर ही रहा है। अब थोड़ी बहुत जो बहन बेटियां बची हुई थी, वक्त इतना खराब आ गया है, आज वो भी कहीं सुरक्षित नहीं है। जी। डॉक्टर रितु सिंह एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, होशियार है, लेकिन वो खुद जातिवाद से जूझ रही है और इंसाफ नहीं ले पा रही है। ऐसे माहौल में जो बच्चियां शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती या इस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाती, साधारण स्तर की हैं, बहुजन समाज की, उनके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, लड़ना ही है उचित। आज तमाम उन लोगों को समझना पड़ेगा कि आपके जब इस देश के अंदर पढ़े लिखे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो वो किस बात का अहंकार कर रहे हैं। आपको लड़ना ही है, मरना ही है, इसके सिवाय इस देश के अंदर और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको लड़े बगैर कोई मिल जाए। और अब वो पायदान पे हम आ चुके हैं, जिसका जिंदा जागता उदाहरण मैं देता हूँ। अभी 2 दिन पहले जिस तरह से बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना, उसके आंकड़े और तमाम उसकी जो चीज़ों को सार्वजनिक किया, और देश के अंदर एक तहलका मचा हुआ है किस तरीके से कौन किस वर्ग के कितने लोग हैं और कितनी उनकी अहम भूमिका है, ये जग जाहिर है। आज हमारे पास 100 साल के बाद में, चौथी पीढ़ी के बाद में ये हक अधिकार हमने मिला है कि किसी भी तरीके से हम एकजुट हो। 85% और 3% जो लोग हैं या जो 1.5% जो लोग हैं वो इस देश के अंदर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने पाए, जिसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि ये देख लिए बिहार के अंदर अति पिछड़ों की संख्या क्या है और इस देश के अंदर हम टोटल आबादी कितनी है। हक, हर चीज पे हम अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। संख्या बल में तो हम जरूर जाना है, लेकिन यूनिटी में बहुत पीछे हैं उनसे जो अगड़े हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं, अगड़े संख्या में आपका सवाल दोहराइए एक बार। संख्या बल में हम ज्यादा हैं, बावजूद उसके हम कमजोर हैं, और जो अगड़े हैं वो मात्र 15% हैं। मानसिक गुलाम बना के रखा गया। हमारे जब बाप दादा जो गांव में नाई का काम करते थे, जो लुहार का काम करते थे, जो गाय भैंस चराने का, भेड़ बकरियों का जो काम करते थे, ये तमाम लोगों को खलक पे, अनाज पे 1 साल का पे रखा करते। और जब ये अनाज लेने जाते थे
तो इनको कहा गया था कि पहले उन कमीनों को हटाइए। आज ये हमारे ओबीसी के लोग इस चीज को भूल चुके हैं, क्योंकि ये शहरों में आगे हैं और शहरों में आके क्या बन गए, पाल गडरिया बघेल, जांगड़ा साहब, शर्मा जी, वर्मा जी, पता नहीं कितने कितने उल्टे पुल्टे नाम कहाँ से लेके आ गए। अरे तुम इस देश के अंदर अगर वर्ण व्यवस्था में जाओगे तो सुधर हो, लेकिन वही जो दलितों के, पिछड़ों के जो मसीहा हैं, उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया है और स्पष्ट कह दिया है कि अब आपका काम है। चाहे हम बिहार से देख लें और चाहे यूपी से, अगर यूपी से देखें तो हम काशीराम जी को नहीं भूल सकते, और बिहार से हम लालू जी को, इस देश का बब्बर शेर, जिन्होंने हर जगह पे अपने आप को आग में ढालने का काम किया। और कभी भी आरएसएस और बीजेपी जितना सताया, एक जगह ना झुका, ना बिका और ना डरा। जेलें काटनी मंजूर थी लेकिन कभी डरे नहीं। वही बहन मायावती ने जब सत्ता में थी तो तमाम तरीके की यूनिवर्सिटियां बनाई, तमाम तरीके की जमीनों के अंदर जमीनें दिलाई और तमाम तरीके के राजनीतिक हिस्सेदारी के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया। हम न्यायी हैं, हमारे अंदर न्याय करने का चरित्र है। अरे वो जनेऊधारी, वो आधी चड्ढी वाले, खाकी चड्ढी वाले, वो क्या जाने इस देश में न्याय करना। ये तो हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, तब जाके इस देश के अंदर न्याय मिलेगा। कोई ब्राह्मण बेटी के साथ ये होता जो डॉक्टर रितु सिंह के साथ हुआ है तो परिणाम क्या होते हैं? देखिए, परिणाम सीधे हैं, पूरा सिस्टम में उनके लोग बैठे हैं, उसको न्याय मिलता। आज हमारे लोग सिस्टम में नहीं है, उसी का खामियाजा हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और कम से कम भी आपको बता दूं, इतने लंबे धरने प्रदर्शन चलते हैं, आखिर में वो आंदोलन सामाजिक न्याय, राजनीतिक में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन 20 साल का मेरा रिकॉर्ड है, 20 साल तक जितने धरने प्रदर्शन आंदोलन हुए हैं, एक कोई सिंगल % आदमी बता दे कि उसको न्याय मिला है। न्याय के लिए खून बहाना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब ये देख लीजिए आपने करना क्या है। इस व्यवस्था को कैसे परिवर्तन करोगे आप? देखिए, ये व्यवस्था बड़ी आसान है। गांव स्तर पर जा कर के जो लोग हमारे वनवादियों की जो चपेट में हैं, उनको एक ही बात बतानी है, कोई बड़ा फार्मूला नहीं है कि आपको जो वहाँ पे जो पत्थर की मूर्ति है, वो मूर्ति बनाने वाले हम हैं और कोई लोग नहीं हैं। हम उसको पैरों के नीचे भी रखते हैं, उसको उठल फुटल के भी देखते हैं, और उसके बाद में हम ही उस मंदिर की जगह पे उसको स्थापित करते हैं। और फिर हमारे को क्या बनाया जाता है, डराया जाता है कि चंदा भी हमारे से लेते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाया जाता है। वो मंदिरों से छुटकारा जब मिलेगा, जब स्कूल कॉलेजों में हमारे बच्चे जाएंगे, तब वो पढ़ लिख करके इस बात को बोलना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, तब जा कर के कहीं कोई परिवर्तन आ सकता है। अन्यथा आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बहुजन समाज के लोग आंखों में आंख डाल के बात कर ले और जहाँ पे IPS IAS उच्च अधिकारी और नेतागण जो है वो भी कुछ अपनी बात कह सकें, क्योंकि आज भी दहशत और डर का माहौल है। इस दहशत और डर के माहौल से आपको बाहर आना पड़ेगा और मनवादियों से सीधी टक्कर लेनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा इस देश के अंदर संविधान चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार चलेंगे, साहू जी के विचार चलेंगे, बिरसा मुंडा जी के विचार चलेंगे। सर, विचारों से उठ के हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस और बसपा। 2024 में किसके आने के संकेत हैं? बहुजन समाज पार्टी के आने के पूरे चांस हो रहे हैं। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं, चाहे वो आज इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हो, चाहे डरे हुए लोग हों, ये समझने का विषय है कि कम से कम आप आज इस बात का चिंतन मंथन करना चाहिए कि जो लोग कांग्रेस की तरफ जाने की बात कह रहे हैं, जो मायावती जी चुप रह रही है, साइलेंट रह रही है,
उन्होंने भी अपने पत्ते खोलने चाहिए। और अगर हम नहीं आ पाते हैं तो डंके की चोट पे और मुखरता से अपनी बात रिटर्न में लें और कितनी राज में हिस्सेदारी दे रहे हैं। क्योंकि आज मैं ये कह दूं आपके सामने कि हम पूर्ण बहुमत से हम ताकतवर हैं। आज बहुत सारे लोगों ने हमारे को कमज़ोर किया हुआ है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, जिसका जिंदा जागता उदाहरण है बहन मायावती जी को इतने बहुमत से जीतने वाली आज एक सीट पे खड़ी है। ये ब्राह्मणवादों, जब जो ब्राह्मण उस पार्टी में है, जो परशुराम की जयंती मनाते हैं, परशुराम की बातें होती हैं, तो वहाँ पे हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ये अभी बहुत सेकंड रखने की बात है। आचार संहिता लगने दीजिए और सबके पत्ते खुल जाएंगे, सब बता देंगे। कांग्रेस के गन पॉइंट पे ये कहेंगे कि इतनी सीटें धरो या मरो। दूसरे लोगों से ब्राह्मणवाद खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन आपके समाज में ही अभी हिंदू व्यवस्था के हिसाब से, माने ब्राह्मण व्यवस्था के हिसाब से श्राद्ध का टाइम चल रहा है और कुछ लोग, बहुजन समाज के लोग, कुछ लोग अपने मातृ पितृ को स्वर्ग में वो खिला रहे हैं, कौआ के माध्यम से चावल खिला रहे हैं और दही बल्ले खिला रहे हैं। क्या कहोगे? देखिए, ये तो रूढ़िवादी जो लोग हैं ना, उन्होंने ये परंपराएं चला रखी हैं और धीरे धीरे आज जो युवा पीढ़ी है वो इस बात को समझ रही है। जो हमारे को जीते जी पानी नहीं पिला सका वो नालायक हरामजादे हमारे दादा को क्या स्वर्ग में खाना भेज देंगे। अरे उन्होंने अपने कमाने के धंधे, अपनी औलादों को पढ़ाने के धंधे ये बना रखे हैं। आपके माध्यम से तमाम उस देश के लोगों को कहना चाह रहे हैं कि आप किसी पाखंडी के चक्कर में ना पड़ें। आप अपने दिमाग से सोचे। कथागत गौतम बुद्ध ने कहा था अपना दीपक आप बने, इससे ज्यादा और कोई नहीं है। पाखंडवाद हारेगा, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक मानसिक गुलामी से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम विकसित नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल सच है। मानसिक गुलामी से हम लोग बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, आ जाइए, आप आ जाइए। अरे ब्राह्मण तो कहते हैं कि हमारे वजह से